ये नीचे फर्स्ट स्लाइड में आपको सोशियोलॉजी की आपको डेफिनेशन दिया है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी। इस पे हमने कल भी बात की थी और ये कल भी सेम ही मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि सिस्टमैटिक स्टडी क्या होती है और ह्यूमन सोसाइटी कैसे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे फिर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि सिस्टमैटिक क्या होती है, कि वो कोई सा भी सब्जेक्ट जो रिसर्च के रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे उसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। ह्यूमन सोसाइटी कैसे बनती है कि जिसमें प्राइमरी फोकस ग्रुप बिहेवियर पे होता है, जिसमें ग्रुप और इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम ह्यूमन सोसाइटी कहते हैं। और जो सोशियोलॉजी के मेन पर्सपेक्टिव्स हैं वो इसका एक दिल की तरह समझे जाती हैं, क्योंकि वो हमें सोसाइटी को डिफरेंट एंगल से देखना सिखाते हैं कि सोसाइटी को, एक ही सोसाइटी को हम किस तरह डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी क्यों ली जाए, सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बताया जा रहा है कि ये एक लिबरल आर्ट्स है। लिबरल आर्ट इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड है। इसमें अगर कोई हिंदू भी है, कोई वेस्टर्न कंट्रीज से भी है, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव में अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है। इसमें हम किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि वेल राउंडेड होती है। इसमें अब आपको सोशल एक्सपेक्टेशंस पता चलती हैं कि आपके क्या रूल्स हैं और आपने कौन कौन से राइट्स को अचीव करना है और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी के थ्रू। एप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी होती है। ये डाइवर्सिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम वैरायटी कहते हैं, कि ज़्यादा वैरायटी होती है। जैसे लाहौर में अभी डिफरेंट प्लेसेस से लोग पाकिस्तान में आए होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, बलोचिस भी होते हैं और गिलगित से भी कुछ लोग पढ़ने आते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए आते हैं। तो लाहौर एक डाइवर्सल प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर से जो लोग होते हैं वो इकट्ठे एक जगह रह रहे होते हैं। ये सोशियोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। डोमेस्टिक सोशल मार्जिनैलिटी होती है इसमें, हमारी ज़िंदगी के चांसेस को ये इंक्रीज़ कर देता है। फिर ये हमें माइक्रो और मैक्रो अंडरस्टैंडिंग का बताता है, कि मैक्रो का मतलब होता है कि हम एक ऊपर जहाज़ से एक पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं लाहौर का, जबकि माइक्रो का मतलब होता है कि हम किसी बाइक पे या साइकिल पे बैठ के लाहौर की गलियों को देख रहे हैं। फिर हमें बताया जा रहा है कि हमारे जो सोशल पोटेंशियल होते हैं, हमारे जो रिलेशंस होते हैं, उनको ब्रॉड कर देती है सोशियोलॉजी। ये बेसिकली वो स्लाइड्स हैं जो हमने कल भी पढ़ी हुई हैं। फिर इसके बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं कि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक नुक्ता नज़र होता है जो हर इंसान का दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, कि मतलब हम एक ही चीज़ को किस तरह डिफरेंट एंगल से देखते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव है। ये बताया जा रहा है कि इससे हम जो कॉमन सेंस का ट्रूथ है उसको इजीली अचीव कर सकते हैं, कि कॉमन सेंस हमें क्या बता रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चेयर की एग्जांपल दी थी, कि चेयर को अगर हम देखें तो चेयर को लेके मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा और आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा। तो अब सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ज़रिए हम सच्चाई जान सकेंगे कि वाकई चेयर बैठने के लिए होती है या चेयर पे हम लैपटॉप या कुछ ऐसी अपनी स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम अवेल कर सकते हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में कौन सी ऐसे मुश्किलें हैं, कौन सी ऐसी हार्डशिप्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में जिनको हमें फेस करना होगा। फिर सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं वो हमें पावर देते हैं ताकि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कैसे पावर देते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा सोसाइटी में क्या स्टेटस है, ठीक है, हमारे स्टेटस से रिलेटेड क्या रोल्स हैं, ठीक है, जो हम एक अच्छा शहरी गुड सिटीज़न के तौर पे हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना होगा, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और फिर हमें कौन से राइट मिलेंगे। तो ये हमें सब कुछ सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मिलता है। फोर्थ पे बताया जा रहा है हेल्प अस लिव इन अ डाइवर्स वर्ल्ड,
कि ये हमारी मदद करता है कि हम उस दुनिया में रह सकें जहाँ पे एक ही जगह डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट नेशन से आए हुए लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कराची है, फ़ॉरेनर्स पाकिस्तान में पहले तो ज़्यादा थे, अब कुछ हालात की वजह से कम हो गया, लेकिन लाहौर में भी अक्सर फ़ॉरेनर्स देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव को वो इस तरह बयान कर रहे हैं कि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही की मदद से हम किसी और कंट्री में भी जाके रह सकते हैं, जैसे अमेरिका या जैसे यूरोप है, वहाँ पे तकरीबन सारी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं। ठीक है, तो हम फिर ऐसे डाइवर्स ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ हिंदू, मुस्लिम और लगा लें वेस्ट में हमारे जो और रेसेस हैं, ब्लैक पीपल, ठीक है, वाइट पीपल, इन सब लोगों के दरमियान हम सरवाइव कर सकते हैं। ये किसकी मदद से? सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की मदद से। नेक्स्ट आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव का बताया जा रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि बेटा हम अपने पर्सपेक्टिव को पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव अभी यही है कि कोविड-19 से बचने के लिए हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम ये अब हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव आया कि लार्जर वर्ल्ड का जो पर्सपेक्टिव होता है उसको हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव कहते हैं, और फिर उसको रिलेट करते हैं हम अपने पर्सपेक्टिव से। जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो यही है कि पाकिस्तान में हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान इतना डेवलप कंट्री नहीं है, और यहाँ पे अगर कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया जाए लोगों को तो लोग भूख से मर जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब हम अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव को सारी दुनिया के पर्सपेक्टिव के साथ रिलेट करते हैं कि ठीक है, कोविड की बिटर सिचुएशन की वजह से हमने लॉकडाउन किया ज़रूर है, लेकिन हमने क्या किया? स्मार्ट किया है अपने सिचुएशंस और अपनी कंडीशंस को देखते हुए। बताया जा रहा है कि जब हम डिफरेंट तरीके से अपनी ज़िंदगियों को शेप करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को, अब ये डिफरेंट तरीके से हमने किया है ना कि सारी दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही है और हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। फिर बताया जा रहा है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं सारी दुनिया की, वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से, इकोनॉमिक्स की मदद से। जैसे अभी जो लोग हैं, चाहे अमेरिका में है, यूरोप में है, चाइना में है, जिधर भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं मिलो दूर भी बैठ के, तो वो ये बता रहा है कि इसकी मदद से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की वजह से, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। हम बिल्कुल ऐसे ही कनेक्टेड हैं कि हम एक दूसरे के साथ एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। फिर बताया जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट में फेस की जाती हैं, वो सीरियस होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि यूरोप में ब्लैक और वाइट पीपल का जो ये रेस है कि उनमें ब्लैक पीपल को जो है वो इंफीरियर कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वाइट पीपल के। अब यहाँ वहाँ पे रेस इतना बड़ा मेजर इशू है कि वहाँ पे एक दूसरे को मरने मराने तक वो आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रेस कोई मसला है ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को चला नहीं सकी या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अगर आप उसी यूरोप में देखें तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई का नामो निशान ही नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है। तो वो यही बता रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक कंट्री में जो फिनोमिना होता है वो दूसरी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। जैसे पाकिस्तान में अभी मेजर फिनोमिना क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, रेस को जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। फिर बताया जा रहा है कि हम अगर ग्लोबली सोचेंगे तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को
अपने आप को सिखा सकेंगे कि कैसे हम दुनिया में, इस डाइवर्सल दुनिया में, डाइवर्सिटी है ना हर जगह पे अब, क्योंकि कहीं भी कोई भी एक एक रेस या एक रिलीजन या एक कल्चर के लोग नहीं हैं। अब दुनिया में सब मिक्स हो गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत से इंडियन कंट्री से भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री में हर तरह के लोग अब पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि चाइल्ड बेयरिंग का बताया जा रहा है आपको मैप में, कि ये जो ज़्यादातर ब्लू है, इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव को इस मैप में आप देख सकते हैं। इसने बताया हुआ है कि जो चाइल्ड बेयरिंग है वो सिंपल एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है, जो हमें ये शो करती है कि ये दुनिया में कैसे हम इसको देख सकते हैं। जनरली वो बता रहा है कि जो औरतें होती हैं पुअर कंट्रीज़ में, वहाँ पे उनके पास उनके पास क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, और जो बच्चों की नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, वहाँ पे औरतें समझदार होती हैं, उन्हें अवेयरनेस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें ये अवेयरनेस होती है कि उन्होंने कितने बच्चे लेने हैं और कितनों की वो अच्छी तरह परवरिश कर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ना, ज़्यादातर जो ब्लू है, इसमें उसने बताया है कि इसमें और बाकी कंट्रीज़ में डिफरेंस है, कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वेरी कर रहा है हर कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन कम है, और वहाँ पे हमारी क्या है, हमारी अवेयरनेस नहीं है। नेक्स्ट सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव पीटर बर्जर ने एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे जनरल पैटर्न को पर्टिकुलर लोगों में देखता है। मतलब अगर हम देखें, जनरल पैटर्न हमारे ये हैं कि औरत की तालीम कितनी ज़रूरी है, इसको हम देखते हैं पर्टिकुलर वे में। पंजाबी लोगों में देखते हैं, सिंधी लोगों में देखते हैं, बलोची लोगों में देखते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान में कम टेक्नोलॉजी आई है, इतनी मॉडर्निटी नहीं है, डेवलपमेंट कम हुई है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग ज़्यादा हैं, तो उनके ख़्याल में एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी जितनी कि पंजाब में होगी, क्योंकि पंजाब में लोगों में अवेयरनेस है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है पंजाब में, ठीक है। तो वो सोशियोलॉजिस्ट यही करते हैं कि वो जनरल पैटर्न जो अपने सोशल पैटर्न्स होते हैं उनको ख़ास किस्म के लोगों में देखते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको बताया जा रहा है कि किसी भी स्ट्रेंजर को हमने ऐसे देखना है कि जैसे हम उससे फेमिलियर हैं, हम उसे जानते हैं। ह्यूमन बिहेवियर है वो एक सिंपली एक आम फिनोमिना है बहुत से लोगों का, कि जो लोग ही डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह किन सिचुएशंस पे बेस करता है। फिर ये जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें सोसाइटी को, जो कि हमारी लाइफ को शेप करती है, क्योंकि सोसाइटी है ना जो हमें फोर्स करती है कि हमने स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक बिहेव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी शादी में जाती हूँ और वहाँ पे जाके मैं वाइट कलर का सूट में पहन के जाती हूँ और वहाँ पे जाके मैं रोती हूँ, तो मुझे मेरी सोसाइटी ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, वहाँ पे सब लोग जो अटेंड कर रहे होंगे उस सेरेमनी को, वो मुझे रेबल कंसीडर करेंगे। तो ये सोसाइटी होती है जो इंसान को फोर्स करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें कि अगर आप किसी रास्ते में चलती हुई औरत को अगर कोई हरास करता है, तो वो औरत शोर मचाती है, सब लोग आसपास जमा हो जाते हैं, तो वो लोग हैं, वो सोसाइटी ही है जो उस आदमी को फोर्स करेगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट डरखाइम की सुसाइड का इधर इन्होंने बताया हुआ है। इमाल डरखाइम बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट था। इन्होंने काफ़ी काम किया। अगर आपने सोशोलॉजी पहले पढ़ी हुई है तो आपने इनको ज़रूर पढ़ा होगा। इमाल डरखाइम की रिसर्च वो ये शो करती है कि जो हमारा सुसाइड है वो इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसने बताया हुआ है कि जो मेल प्रोटेस्टेंट थे, जो कि ज़्यादा वेल्थी थे और अनमैरिड थे, वो ज़्यादा सुसाइड करते थे।
एज कम्पेयर टू मेल जूस के एंड कैथोलिक्स के। ये आपको मेल प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स और जूस, ये आपको डिफरेंट एथनिकल कैटेगरीज के नाम बताए गए हैं जो कि अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि ज़्यादा पुअर थे और शादीशुदा थे। उन्होंने सुसाइड को कम कमिट किया क्योंकि एक बंदा है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो उसके पास ओबियसली सुकून कम होगा क्योंकि ना तो उसकी फैमिली है जिसके साथ वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, तो ऑब्वियसली वो इगोइस्टिक होता जाता है, वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, फिर वो सुसाइड की तरफ जाता है एज़ कम्पेयर टू पुअर लोगों के जिनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सोचें कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। फिर इसने बेसिक फाइंडिंग्स बताई हुई हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट ये है कि सोशल इंटीग्रेशन है। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपके जो सोशल रिलेशंस हैं वो कितने आपस में स्ट्रॉन्ग है। जैसे ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ थी, जो पुरानी सोसाइटीज़ थी, उनमें जो इंटीग्रेशन था वो ज़्यादा था क्योंकि उस वक़्त इंसान एक दूसरे पे डिपेंड ज़्यादा करता था। इंसान के पास इतनी वैरायटी नहीं होती थी। अगर किसी ने फूड लगाया है तो वो किसी और को मिल्क लेके अपना जो वेजिटेबल होती हैं वो ट्रांसफ़र कर देता था। मतलब इंसान लेने देने का काम करता था और इंसान की जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा थी। तो लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आने की वजह से आपको हर चीज़ मार्केट में दस्तयाब होती है। ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में अब ये होता है कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते, लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं और जो सोशल इंटीग्रेशन है वो अर्बन एरियाज़ में कम हो गया है। अब जो अमीर लोग हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते ही नहीं हैं, जबकि गरीब लोग हैं उन्हें पता है कि हमारी ज़रूरियात कम है और हमारे पास कम पैसे हैं, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड करके एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। तो जो सोशल इंटीग्रेशन है वो ऑब्वियसली अमीर जो आप इसने आपको बताया कि मेल प्रोटेस्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा वेल्थी थे उनमें बहुत कम था और जो मेल जूस और कैथोलिक्स थे उनमें सोशल इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर बताया गया कि स्ट्रॉन्ग जो सोशल जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनके पास कम चांस था कि वो सुसाइड कमिट कर सके क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, उन्होंने बहुत सी जिम्मेदारियां अपनी फैमिली के लिए फुलफिल करनी होती हैं। नेक्स्ट आपको ये मैप दिखाया जा रहा है जिसमें आपको ये शो करेगा कि हाई एवरेज और लो सुसाइड रेट किन कंट्रीज़ में है। सबसे पहले आपको जो डार्क कलर नज़र आ रहा है ये एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लाइट कलर है आपको उसमें आपको एवरेज रेट बताया जा रहा है कि कितना सुसाइड था, और जो बिल्कुल लाइट कलर है आपको बिल्कुल एक साइड पे देखने को मिल रहा है और कुछ राइट साइड पे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इन कंट्रीज़ में जो ज़्यादा डेवलप हैं वहाँ पे जो सुसाइड रेट है वो एवरेज से भी कम है क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये इसने आपको एक ग्लोबली पर्सपेक्टिव के थ्रू बताया है कि सुसाइड रेट किन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। फिर इस आपको ग्राफ में बताया जा रहा है कि जो सुसाइड का रेट है वो कैसे मैटर करता है वाइट्स में और अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में। जो वाइट पीपल हैं उनमें जो सुसाइड रेट है वो ज़्यादा है, मतलब 19.5% है, जबकि इसके साथ ही जो आपको अफ्रीकन अमेरिकन नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ 8.8 नज़र आ रहे हैं। और जो वाइट आपको दोनों सेक्सेस से रिलेटेड लोग हैं जो दरमियान में ग्राफ नज़र आ रहा है वो 12.1 है, और जो अफ्रीकन अमेरिकन है उसमें सिर्फ 5.1 है। इसी तरह जो वुमेन है उनमें भी वाइट्स में लोग ज़्यादा खुदकुशी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन बेसिकली ब्लैक लोग होते हैं, ये लोग इनके पास राइट्स कम होते हैं, ये गरीब होते हैं, तो इसलिए इनमें सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा है और इसलिए वाइट पीपल के कंपेयर करें तो इसलिए इनमें सुसाइड का जो रेट होता है वो कम होता है। नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो कि सी राइट मिल्स ने दिए थे। सी राइट मिल्स बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, आप सोशियोलॉजिकल थेरीज में इनको पढ़ेंगे। इन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में कहा था
कि जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो ना सिर्फ इंडिविजुअल की ज़िंदगी को, किसी भी इंसान की ज़िंदगी को चेंज करता है, बल्कि पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, पूरी सोसाइटी को चेंज कर देता है। जो सोसाइटी होती है वो लोगों की अपनी पर्सनल फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि वो सोशल प्रॉब्लम्स की वजह होती है। ठीक है, बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल ने खुद क्रिएट नहीं की होती। अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया सुसाइड भी है। अब लोगों ने खुद कैटेगरीज नहीं बनाई हैं, ये हमारी सोसाइटी ही थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिसने बताया कि जो ब्लैक है वो इन्फीरियर है और वाइट जो है उसको हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ज़्यादा राइट्स देने चाहिए। तो ये इंडिविजुअल का अपना फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी हमसे डिमांड कर रही होती है। फिर इन पे बताया जा रहा है कि जो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन है वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को पब्लिक इश्यूज में ट्रांसफ़र कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट तो प्रॉब्लम है ही है, ये तो मेजर प्रॉब्लम हो गया है। जैसे ट्यूशन कल्चर है पाकिस्तान में, कुछ साल पहले अगर आप देखोगे तो ट्यूशन इतना बड़ा मसला नहीं होगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निटी और टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि अब लोगों के पास टाइम ज़्यादा हो गया है, पैसा ज़्यादा आ गया है, तो ये अब पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। तो स्टार्ट में जब ये ट्यूशन कल्चर स्टार्ट हुआ होगा तो ये किसी एक इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन अब ये हमारा सोशल इशू बन गया है, क्योंकि ट्यूशन की वजह से बहुत से हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिर इकोनॉमिकल हमारे बहुत से नेगेटिव इसके इम्पैक्ट्स होते हैं इंडिविजुअल पे। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं कि जो बच्चा होता है उसको अब सोसाइटी की एक नॉर्म बन गया है कि जो ट्यूशन जाएगा उसका ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लोगों ने अपना एक पर्सपेक्टिव सेट कर लिया है, तो वो बच्चा स्कूल से आके 5 मिनट या 10 मिनट रेस्ट करेगा मैक्सिमम, फिर ट्यूशन चले जाएगा, फिर मतलब उसकी सारी ज़िंदगी की रूटीन एक बहुत टफ सी रूटीन होती है। तो वो बच्चा अब इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह ट्यूशन की वजह से वालिदैन पे जो इकोनॉमिकल बर्डन आता है उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम होता है वो किस तरह एक बड़ा सोशल इशू बन जाता है। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी किधर से स्टार्ट हुई है। ये एक यंगेस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन है जो कि जो सोशियोलॉजी है इसकी ओरिजिन्स बहुत पावरफुल है और बहुत सी जो सोशल फोर्सेस हैं उनकी वजह से सोशियोलॉजी स्टार्ट हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद बहुत से चेंजेस आए थे और उसके बाद सोशियोलॉजी की ज़रूरत महसूस की गई थी। सोशल चेंजेस आए थे, इसमें आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का बताया जा रहा है, अर्बनाइजेशन का, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का और अवेयरनेस ऑफ सोसाइटी। इन सब की वजह से सोशल चेंज आया था, सोसाइटी में चेंज आया था। साइंस का फिर बताया जा रहा है, ये जो कल मैंने आपको ऑगस्ट कॉम का लॉ बताया था, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। थियोलॉजिकल स्टेज में इंसान का ये मानना था कि दुनिया जादू से चल रही है। मेटाफिजिकल में इंसान ने ये मानना शुरू कर दिया कि इसे कोई बहुत बड़ी पावर, खुदा चला रहा है, ठीक है। और साइंटिफिक पॉजिटिविज्म में इंसान ने ये सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, जो भी इंसिडेंट होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है और साइंस को इन एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए। जेंडर एंड रेस का बताया गया है कि फिर इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। जेंडर आपका मतलब होता है बेटा जो आपके सोशल डिफरेंसेस होते हैं, आपकी सोशल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उनको उसको हम जेंडर कहते हैं। जैसे हमारी कौन सी सोशल करैक्टरिस्टिक्स होंगी कि जो लड़की होती है वो क्या है कि वो उसके पास घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो ज़्यादातर डोमेस्टिक अपने जो डोमेस्टिक रोल्स हैं उनमें इन्वॉल्व होती है और जो मेल होता है उस पर ज़्यादा इकोनॉमिकल बर्डन होता है, ठीक है। ये हमारी कुछ ऐसी सोशल करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल में। और रेस हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जो वुमेन्स हैं उनकी बॉडी अलग होती है जो कि डिफरेंट होती है, ठीक है, मैन से। हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन मैन है और कौन वुमेन है।
तो जो रेस है वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, और जो आपका जो जेंडर है वो सोशल करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से मेल और फीमेल को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फिर बताया जा रहा है कि इसका कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि इसने कैसे मार्जिनलाइज किया था सोसाइटी को, कैसे इसने सोसाइटी को एक ख़ास तरीके से डेवलप करने का मौका दिया था। नेक्स्ट आपको सोशलॉजिकल थ्योरी का बताया जा रहा है। थ्योरी क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है, ये हमें बताती है कि हमारे जो फैक्ट्स हैं वो कैसे आपस में रिलेटेड हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, यहाँ पे थ्योरी है स्मोकिंग कॉज कैंसर। इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये थ्योरी है। एक तरफ हमारा एक वेरिएबल है स्मोकिंग और दूसरे पास हमारा वेरिएबल है कैंसर। मैं कहती हूँ कि जो ज़्यादा स्मोकिंग करेगा उससे कैंसर भी सीवियर किस्म का होगा। ठीक है, ये हमारे पास अब स्टेटमेंट है और उसको हम थ्योरी का नाम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें फैक्ट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्मोकिंग होती है उसकी वजह से कैंसर होता है, इसलिए ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे सोशल बिहेवियर को हमारी असल दुनिया में एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट आपको थ्योरेटिकल पैराडाइम का बताया गया है कि ये एक आपके पास फंडामेंटल बहुत ज़रूरी आपके पास असम्पशंस होती हैं जो कि हमारी थिंकिंग को गाइड करती हैं। या आप ये समझ लें कि पैराडाइम का तो मैंने आपको बताया था ना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे उन्होंने एजम्पशंस का नाम दिया है और थ्योरेटिकल का इसलिए इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि ये थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी के थ्री मेन पर्सपेक्टिव हैं: स्ट्रक्चरल फंक्शन, सोशल कन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शन। अब ये आपकी आज की स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं। कल हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल, सोशल कन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अहमद, अगर इन स्लाइड्स में आपको कोई बेटा समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।